मैया के लकड़ बग्गो पापा के परियों के मेरा सब नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हमारा चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकंड लेक्चर अबाउट स्टेम। जी हाँ, तो आज हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा रूट्स के बारे में, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। तो इंट्रोडक्शन क्या रहता है स्टेम के बारे में, पहले इंट्रोडक्टरी नॉलेज गेन करते हैं कि स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्यूम्यूल। स्टेम जो होता है प्यूम्यूल से डेवलप करता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था रेडिकल और प्यूम्यूल क्या रहता है। समझ लीजिए अगर एक सीड है, ये एक सीड है, तो इसका जो एक हिस्सा रहेगा उसको प्यूम्यूल कहते हैं और एक हिस्सा जो रहता है उसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल ही नीचे वाला हिस्सा रहता है जो मिट्टी में ही रहता है और जो आपके आगे जाके रूट्स को डेवलप करता है। लेकिन जो प्यूम्यूल रहता है वो ऐसा अंकुरित होकर ऐसे ऊपर ऐसे आपके जो वो रहते हैं क्या बोलते हैं स्टेम का जो हिस्सा रहता है जो पूरा प्लांट रहता है उसको डेवलप करता है। उस हिस्से में से शुरुआत होती है डेवलपमेंट की, तो इट डेवलप फ्रॉम प्यूम्यूल। मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम, ये जो होता है शूट सिस्टम का मेन एक्सिस रहता है। शूट सिस्टम में कौन कौन आते हैं आपका, सबसे पहले तो स्टेम आता है जिसके ऊपर आपकी ब्रांचेस रहती है, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स रहती है, उन्हीं ब्रांचेस पे लटकने वाले फ्रूट्स और उन्हीं के ब्रांचेस पे बेयर होने वाले फ्लावर जिनको बाद में डेवलप होकर फ्रूट्स बनते हैं, है ना जी। तो ये सब जो होते हैं शूट सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये शूट सिस्टम के अंदर आने किससे, ये सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए आपको एक एक्सिस लगती है, एक एक्सिस लगती है मेन एक्सिस। तो इस मेन एक्सिस को अपन स्टेम कहते हैं। इसलिए शूट सिस्टम की मेन एक्सिस को अपन क्या कहते हैं, शूट सिस्टम की मेन एक्सिस को हम कहते हैं स्टेम। इसलिए मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम है हमारी स्टेम। असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, यानी असेंडिंग यानी ऊपरी हिस्सा, पहले का हिस्सा रहता है प्लांट एक्सिस का। इसलिए शुरुआत जो प्लांट एक्सिस की होती है वो इस यहाँ से होती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं ना अपन, तो ये असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। इट इज ग्रोन बाय मीन ऑफ टर्मिनल ब्लड, इट इज ग्रोन बाय द मीन ऑफ टर्मिनल बर्ड, सॉरी ब्लड बोला बर्ड, इट इज ग्रोन बाय द मीन ऑफ टर्मिनल बर्ड। का अर्थ क्या रहता है कि इट इज जो टर्मिनल रहती है, जो आखिरी बर्ड रहती है वो सबसे नवी बर्ड रहती है। और उसके जैसे कि समझिए अगर मेरा ये एक स्टेम है, अगर मेरा एक स्टेम है तो यहाँ पे एक बर्ड है, तो ये टर्मिनल बर्ड हुई, मेरी सबसे टर्मिनल बर्ड हुई। और जो धरती से दूर है, जो इस धरती से दूर है, तो ये जो होगी इसके आगे और ग्रोथ होती जाएंगी। तो ये टर्मिनल बर्ड के मद्देनजर ही ग्रोथ होगी। समझ लीजिए अगर ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, अगर मेरा मेन रूट यहाँ तक स्टेम यहाँ तक डेवलप हुई, तो आगे की जो डेवलपमेंट होगी इसी के आगे होंगी और इसी के ही आगे होंगी। तो ये टर्मिनल बर्ड और जितना जितना वो ऊपर जाएगा उतना उतना उसकी टर्मिनल बर्ड भी ऊपर जाएंगे और उसके टर्मिनल बर्ड के आगे ही डेवलपमेंट होगी, ग्रोन बाय द मीन ऑफ द टर्मिनल बर्ड। फिर उसके बाद आता है इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, अर्थात कि भैया ये सन की डायरेक्शन में ग्रो करता है। अगर मेरा सूरज यहाँ पे रहेगा, अगर मेरा ये सूरज यहाँ पे रहेगा, सूर्य यहाँ पे रहेगा, तो ये कुछ इस तरह से सूर्य की तरफ ग्रो होगा और ये इसको रूट्स की जैसा नहीं रहेगा जो सूर्य से दूर ग्रो होगा, सूर्य से दूर जाएगा, ये सूर्य की तरफ जाएगा, सूर्य की दिशा में जाएगा। इसलिए पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक रहते हैं, अनलाइक रूट जो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक रहते हैं। ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रहती है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रहते हैं। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का क्या मतलब रहता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब रहता है कि ये जो होते हैं धरती से दूर जाते हैं। समझ ये देखिए कि भैया ये अपनी अगर ये धरती ऐसी है तो ये जो स्टेम रहेंगी वो स्टेम जो है धरती से ऐसी दूर जा रही है, धरती के पास नहीं रहती है। लेकिन जो रूट्स रहती है वो धरती के अंदर और गहरी गहरी जाती है। तो उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ ये है कि भैया ये जो रूट्स रहती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक पर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक थे। उसके रिवर, उसका उल्टा, उसका एडवर्स आपकी स्टेम रहती जो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रहते हैं। जो स्टेम रहती है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रहते हैं। स्टेम और ब्रांच अलॉन्ग विथ लीव जो होते हैं शूट को डेवलप करते हैं। स्टेम और ब्रांच अलॉन्ग विथ लीव शूट को डेवलप करते हैं। स्टेम और ब्रांच अलॉन्ग विथ लीव शूट को डेवलप करते हैं। जैसे मैंने बताया कि शूट सिस्टम में कौन आते हैं, एक स्टेम, उसकी ब्रांचेस, उसके ऊपर लीव्स, और वो लीव्स और साथ साथ अगर कॉम्प्लीमेंट्री आपके फ्लावर्स भी, आपके फ्लावर्स फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर और फ्रूट तो आएंगे ही आएंगे। तो स्टेम और ब्रांच अलॉन्ग विथ लीव जो होते हैं शूट को डेवलप करते हैं। स्टेम और ब्रांच अलॉन्ग विथ लीव शूट को डेवलप करते हैं। उसके बाद
द ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, द ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, दे आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट, द ग्रीन एंड द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टेम। यानी ये जो स्टेम होती है, जो आपके जो नए प्लांट रहते हैं, यानी जो थोड़े से यंगर प्लांट रहते हैं, उनमें ग्रीन और फोटोसिंथेटिक रहती है। नॉट इन द केसेस ऑफ बड़े बड़े ट्रीज। बड़े बड़े ट्रीज में क्या होता है, ये जैसे जैसे बड़ी होती जाती है उम्र में, वैसे वैसे ये कम ग्रीन होती जाती है और फोटोसिंथेटिक कम होती जाती है, इसके लीव्स के माध्यम से फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन जो आपके कवले पेड़ रहते, कवले झाड़ रहते, जो पौधे रहते, वो सब कहते हैं वो उनके आप देखेंगे स्टेम तो वो ग्रीन रहेंगे। लेकिन जो आप अगर आपके आसपास के झाड़ देखेंगे, जो आप आपके पेड़ देखेंगे, तो वो सब क्या रहते हैं, उनके वो ऐसे ब्रांचेस जो रहते हैं वो ब्राउन हो गए रहते हैं, वो एज अच्छी खासी एक अटेन करे रहते हैं 30-32 साल, तो उनमें क्या वो नॉन फोटोसिंथेटिक रहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ उसके लीव्स के माध्यम से होता है उसमें। लेकिन जो पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, श्रब्स रहते हैं, हर्ब्स रहते हैं, तो इन सब में क्या होता है, जो स्टेम रहती है वो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक रहती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, they have the presence of nodes and internodes, nodes और internodes की प्रेजेंस रहती है। अभी नोड्स और इंटरनोड्स क्या रहते हैं, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं कि ये जो रहता है, जिस पॉइंट पे ब्रांच का उगम होता है, ब्रांच की ग्रोथ की शुरुआत होती है, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। इस पॉइंट को जो मैं आपको एक डार्क कर रहा हूं, यहाँ को हम नोड कहते हैं। और इस दो नोड्स की जगह, दो नोड्स के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। इंटर मतलब उनके बीच की, तो दो नोड्स के बीच की जगह को हम इंटर नोड कहते हैं। दो नोड्स के बीच की जगह को हम इंटर नोड कहते हैं। तो आपको मैं समझा पा रहा हूं कि भैया देखिए, अगर एक ऐसा स्टेम है और इस स्टेम की यहाँ से एक ऐसी ब्रांच निकली और एक ऐसी ब्रांच निकली, तो जो पॉइंट से ब्रांच निकली, जिस पॉइंट से ब्रांच निकली, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और इस दो पॉइंट्स के बीच में जो जगह है मेरी, ये जो जगह है, इस जगह को जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको कहता हूँ इंटर नोड। इसको क्या कहते हैं, इंटर नोड। तो हमने इसके जो इंट्रोडक्टरी कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे वो देख लिए। अब हम स्टेम के बेसिस पे प्लांट्स के क्या क्या टाइप रहते हैं, स्टेम के बेसिस पे प्लांट्स के क्या क्या टाइप रहते हैं, उसको देखते हैं। तो स्टेम के बेसिस पे अगर मैं प्लांट्स के टाइप बताऊं, स्टेम के बेसिस पे अगर मैं प्लांट के टाइप बताऊं, तो उसके 3 प्रकार रहते हैं। स्टेम के बेसिस पे प्लांट के कुछ 3 प्रकार रहते हैं। एक तो हर्ब, एक तो श्रब और एक तो ट्री। एक हर्ब, एक श्रब और एक ट्री। तो हर्ब क्या रहता है, द स्टेम इज ग्रीन व्हेन द प्लांट इज अलाइव। द स्टेम इज ग्रीन व्हेन द प्लांट इज अलाइव। जो स्टेम होती है वो ग्रीन रहती है, जो स्टेम रहती है वो ग्रीन रहती है जब प्लांट अलाइव रहता है। हर्ब क्या कहते हैं, हर्ब इज द स्टेम इज ग्रीन व्हेन द प्लांट इज अलाइव। श्रब क्या रहता है, श्रब द स्टेम इज ग्रीन व्हेन द प्लांट इज ओल्ड एंड टर्न्स ब्राउन। द स्टेम इज ग्रीन व्हेन द प्लांट इज ओल्ड एंड इट टर्न्स ब्राउन। द स्टेम इज ग्रीन व्हेन द प्लांट इज यंग, व्हेन द प्लांट इज यंग। मैं वही सोच रही, स्टेटमेंट में चूक क्या हो रही है, इसमें लिखने में एक मिस्टेक होगी। द स्टेम इज ग्रीन व्हेन द प्लांट इज यंग एंड व्हेन इट इज ओल्ड इट टर्न्स ब्राउन। व्हेन इट्स ओल्ड इट टर्न्स ब्राउन, ये लिखना रहेगा होगा मेरा। और ट्री क्या रहता है, द स्टेम फॉर्म्स द ट्रंक। द स्टेम हियर ओवर हियर फॉर्म्स द ट्रंक। अब आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के बता दिया, मैं उसको समझाता हूँ ये चीज क्या है। हर्ब, हर्ब क्या रहता है, आपका जो कोथिमीर की गड्डी रहती है, जो आपके कोथिमीर नहीं, आपके यहाँ क्या अपना उसको कहते हैं आप लोग, मेथी रहती है, या फिर आपके जो क्या कहते हैं, कोरिएंडर रहते, कोरिएंडर बोलते हैं उसको, कोथमीर को इंग्लिश में। हाँ, वो उसकी क्या आप देखेंगे कि भैया वो जो स्टेम रहते हैं वो बहुत ही यंग रहते हैं। 1-2 दिन की जो पालक के पत्तियां रहती है वो सब कैसे यंग रहती है, तो वो क्या 1-2 दिन में ही तोड़ी हुई रहती है खेतों में से। तो उनके आप स्टेम देखेंगे तो आप देखेंगे ये यंग, जब अलाइव थे तो भी इनमें ग्रीन ही थे, जब ये अलाइव जब लगे हुए थे छोटे छोटे तो ये ग्रीन थे। अगर आप इसमें जाओ खेतों में, आप अगर चावल के खेत में जाओ, जब ये पकते नहीं है चावल, जो अभी थोड़े से स्टेज इनका स्टेज अब तक हार्वेस्टिंग पे पहुंचा नहीं, अभी ये कुछ मिड स्टेज पे है ना जी। कुछ 2-4-5 महीने, 2-3 महीने, 4-5 महीने बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2-3 महीने ही हुए लगाकर, तो आप देखेंगे इनकी जो स्टेम है वो ऐसी ग्रीन है, एकदम डार्क ग्रीन रहेंगी। तो आप क्या सोचेंगे, बोलेंगे कि भैया ये जो यंग है, अभी ये यंग है, ये जो है आपके अभी कैसे है, ये अलाइव है। और जो हर्ब रहते हैं जैसे कि आपकी स्पेशली पालक, कोथमीर,
मेथी, कोरिएंडर, इंग्लिश वाली अपने कोथमीर, फिर उसके बाद आपका ये सब कैसे रहते हैं, ये हर्ब रहते हैं, छोटे रहते साइज में, ये छोटे रहते साइज में, और जब इन ये अलाइव रहते हैं तो ये कैसे, ये ग्रीन रहते हैं, डार्क ग्रीन रहते हैं, ठीक है ना जी, ये डार्क ग्रीन रहते हैं इनके, और ये साइज में छोटे रहते हैं। फिर मैं बात करूं श्रब की, जो श्रब जो रहता है जब यंग रहते हैं तो उनका जो वो प्लांट रहता है, वो स्टेम का पार्ट रहता है वो ग्रीन रहता है। जब ये यंग रहते हैं श्रब्स तो ये इनका जो स्टेम का पार्ट रहता है वो ग्रीन रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये ओल्ड होते हैं, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये ब्राउन होते जाते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ वीट का। वीट के अगर आप खेतों में जाओ, गेहूं के खेतों में जाओ, धान के खेतों में जाओ, आप क्या देखेंगे कि भैया जो आपने गेहूं बोए हैं तो जब इनिशियल डेज में, इनिशियल महीनों में वो आपका पहले तो एक छोटा सा वो दिखेगा, उसका कैसा एक धान के जैसे पत्ते आते हैं वो पहले दिखेंगे, फिर वो थोड़ा ऊपर होगा, ऊंचा होगा, फिर एक शर्ब बनेगा, वो है ना, एक स्टेम बनेगी अच्छी खासी लंबी उसकी, फिर उसके ऊपर क्या होगा, वो ग्रीन रहेगा। फिर जैसे जैसे आपकी गर्मियां बढ़ेगी, गर्मी बढ़ती है तो वैसे वैसे वो क्या होता है, वैसे उसके ऊपर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वो ग्रीन से फिर लाइटर ग्रीन से येलो से फिर एकदम ऐसी एक ऑकरिश ब्राउन कलर आ जाता है उसपे। तो आप कह सकते हैं कि भैया अब इसमें कैसा है, तो स्टेम अपना ओल्ड हो चुका है। तब अपन वो वीट को हार्वेस्ट कर लेते थे। तो स्टेम इज ग्रीन व्हेन द प्लांट इज यंग एंड व्हेन इट इज ओल्ड इट टर्न्स ब्राउन, व्हेन इट इज ओल्ड इट टर्न्स ब्राउन। उसके बाद आता है ट्री। अब ट्री का तो आपको पता ही है, ट्री जैसे अब आपने आम का पेड़ लगाया तो आम का जब आपने कलम लगाए थे पेड़ों में तो फिर उसके बाद जब वो उगता है तो थोड़ा ऐसा ग्रीन रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है और उसकी एज बढ़ती है तो उसकी जो स्टेम की ग्रीननेस रहती है वो थोड़ी कम होती जाती है। वो फिर पहले क्या होता है, पहले लाइटर ग्रीन पे जाता है, लाइटर ग्रीन से फिर वो थोड़ा सा एक पे व्हाइटिश ब्राउन पे जाता है, व्हाइटिश ब्राउन के बाद थोड़ा डार्कर ब्राउन होता है, डार्कर ब्राउन के बाद एकदम डार्क ब्राउन हो जाता है, एकदम डार्क मतलब जैसे पेड़ों के ऊपर रहता है, ब्लैकिश सा ब्राउन हो जाता है जब वो एकदम 30-32 साल का हो जाता है। और फिर वो तब अच्छे खासे एक आम तब अच्छे खासे एक आम देता है, जो घरेलू झाड़ रहते हैं। लेकिन जो खेतों में झाड़ रहते हैं वो आपकी कुछ 4-5 फीट पे ही उसकी जो कलमकारी बोलते हैं, कलम लगाना, यानी उसकी एक ऐसा समझ लीजिए अगर ये झाड़ है तो इसकी में कलम ऐसी एक ग्राफ्ट बोलते हैं उसको, इंग्लिश में मेरे को शब्द याद नहीं आता, तो ग्राफ्टिंग, कलमकारी यानी ग्राफ्टिंग। तो वो ग्राफ्ट को हम लोग जब जमीन में लगाते थे तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा जो पेड़ है अच्छा खासे 4-5 फीट की हाइट पे वो फिर फल को अपने आप फल बोन करने लगता है, फ्रूट्स को बोन करने लगता है वो। तो उसका जो पेड़ का स्टेम का कलर है वो कैसा रहता है, वो थोड़ा सा व्हाइटिश ब्राउन रहता है। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, मैं कलर कैसा बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा व्हाइटिश सा ब्राउन रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो स्टेम होता है वो आगे जाके ही ट्रंक फॉर्म करेगा, जो स्टेम होगा वही आगे जाके ट्रंक फॉर्म करेगा। वो जो ट्रंक रहता है, आइदर वो जो स्टेम होता है जो ट्रंक फॉर्म करता है, आइदर वो ब्रांच हो सकता है या वो अनब्रांच हो सकता है। ब्रांच होने से मेरा क्या मतलब है, या उसकी ब्रांचेस होगी, और अनब्रांच होने से मेरा क्या मतलब है, वो स्टेम जिसके ट्रंक बने वो उसकी कोई ब्रांचेज नहीं होगी, उसकी कोई ब्रांचेज नहीं होगी, है ना जी। तो ये आपके एनसीईआरटी में ऐसा इसका कोई एग्जांपल दिया नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ट्री के स्टेम होते हैं, ट्री में जो स्टेम होते हैं वही ट्रंक फॉर्म करते हैं, या तो वो ब्रांच हो सकती है या तो वो अनब्रांच हो सकती है ना जी। ये लॉजिक को आपने अप्लाई करना है श्रब वाला, कि भैया जब ये यंग रहते तब ये ग्रीन रहते हैं और जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये ब्राउन होते जाते हैं, है ना जी। चलिए तो अब अपन देखते हैं कि आपके स्टेम के ऊपर ग्रोथ कॉज करने वाले बर्ड्स की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स सराउंडेड बाय द लीफ। मेरिस्टेमेटिक सेल्स सराउंडेड बाय द लीफ, इसका मतलब क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स लीफ के द्वारा सराउंडेड रहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर मेरा बर्ड रहता है तो ये जो होते हैं लीफ के द्वारा सराउंडेड रहते हैं, लीफ के द्वारा सराउंडेड रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स which are surrounded by the leaves are known as buds. These buds ये जो buds होते हैं ये आपके स्टेम की लेटरल और आपके लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कराने में मदद करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लंबाई, लेटरल यानी उसके ब्रांचेस की ग्रोथ के माध्यम से। दो प्रकार के बर्ड रहते हैं, एक अपाइकल बर्ड, एक एक्सिलरी बर्ड। एक अपाइकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड, और एक कॉम्प्लीमेंट्री रहता है एडवेंटेशियस बर्ड। तो अपाइकल बर्ड की बात करते हैं। Apical bud on the tip of the main stem or the branch, on the tip of the main stem and the branch, on the main tip of the main stem and the branch। मतलब समझ लीजिए अगर मेरा ये आपका एक स्टेम है
तो स्टेम के ऊपर मुझे, अगर समझ लीजिए स्टेम है और स्टेम के ऊपर की मुझे ग्रोथ करानी, तो यहाँ पे एक अपाइकल बड़ी, जो इरेजर रेड इरेजर दिख रहा है, ये इसका अपाइकल बड रहेगा, जो इसके बाद ऊपर आगे 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 इसकी ग्रोथ कराता जाएगा, स्टेम को ऐसा लंबा 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 ऐसा ग्रोथ कराता जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसके ब्रांचेस की ग्रोथ करानी, तो इसके ब्रांचेस के पास भी एक ऐसी एक एक्सिलरी बड रहेगी, जो इसके ब्रांचेस, इसकी स्टेम के ऊपर एक एक्सिलरी बड रहेगी, जो इसके ऐसे ब्रांचेस को आगे और ग्रो कराएगा, है ना जी। तो अपाइकल बड जो होती है ऑन द टिप ऑफ द मेन एक्सिस, वेराज एक्सिलरी बड जो होती है इट डेवलप्स इनटू ब्रांच एंड फ्लावर। Apical bud is on the tip of the main stem and branches which develops into leaf, which develops the leaves। ये अपाइकल बड ही होते हैं, ये अपाइकल बड ही होते हैं जो आगे जाके लीव्स को डेवलप करते हैं, अपाइकल बड ही होते हैं जो आगे जाके लीव्स को डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद आपका ये होता है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड कहाँ रहते हैं? एक्सिलरी बर्ड स्टेम के ऊपर रहते हैं, जो आपके ब्रांचेस और आपके फ्लावर को बोर करते हैं, फ्लावर को बेयर करते हैं। यानी अगर समझिए मेरा स्टेम ऐसा है, तो इसके ऊपर ये जो पॉइंट है, समझिए जो ग्रीन पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इसका एक एक्सिलरी बर्ड रहेगा, जिसमें से ऐसी एक आपके एक ऐसी ब्रांच निकल रही है, वो एक फ्लावर बनेगा, वो होती है एक्सिलरी बर्ड, है ना जी। ये होती है लीफ एक्सिल पे प्रेजेंट, ये होती है लीफ एक्सिल पे प्रेजेंट। लीफ एक्सिल कहाँ रहती है? लीफ एक्सिल जो होती है कुछ आपकी ये पॉइंट पे रहती है, ये पॉइंट पे आपकी लीफ एक्सिल रहती है। लीफ एक्सिल यानी समझ लीजिए मेरा अगर ये स्टेम है और यहाँ पे मेरी ऐसी एक लीव है, तो ये पॉइंट जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस पॉइंट जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आपकी एक्सिलरी बर्ड रहेगी, यहाँ पर आपकी ये एक्सिलरी बर्ड रहेगी, यहाँ पर आपकी ये एक्सिलरी बर्ड रहेगी। एक सेकेंड, इस पॉइंट पर आपकी ये बराबर, इस पॉइंट पर आपकी ये एक्सिलरी बड रहेगी। वो थोड़ा पेज फट गया था, इसलिए वो आपको डायग्राम पूरा नहीं दिख रहा होगा। इस पॉइंट पर आपकी एक्सिलरी बड रहेगी, जहाँ ये लीफ और ये स्टेम, तो इसके बीच की जगह पर आपकी एक्सिलरी बड रहेगी। तो ये बता दिया मैंने एक्सिल के बारे में। और लीफ एक्सिस यानी वो रीजन जिसके आपका लीफ एक्सिस यानी आपके लीफ और स्टेम के बीच में की जगह, लीफ और स्टेम के बीच में की जगह, समझ लीजिए स्टेम है और ये आपकी ये लीफ है, तो इसके बीच में की जो जगह मैं शेड कर रहा हूँ, ये आपकी लीफ एक्सिस रहेंगी। और इस पॉइंट लीफ और स्टेम के बीच के इस पॉइंट को आप लीफ के एक्सिलरी बड कहेंगे, जहां से आपका ब्रांच या फ्लावर डेवलप होगा, जहां से आपका ब्रांच या फ्लावर डेवलप होगा। एडवेंटिशियस बर्ड्स कौन से रहते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड वो रहते हैं जो अदर देन नोड्स जहां पर एक आपके स्टेम की ग्रोथ कराए, अदर देन नोड स्टेम की ग्रोथ कराए, उसको हम एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं, उनको हम एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं। यानी अदर देन नोड्स और इंटरनोड्स की जगह ग्रोथ हो, तो उसको हम एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं। चलिए, हमने बर्ड्स के बारे में देख लिया, अब आगे चल के देखते हैं हम लोग मेन रोल ऑफ स्टेम के बारे में, कि स्टेम के रोल क्या रहता है ना जी। चलिए, तो स्टेम के अगर मैं मेन रोल की बात करूं, तो आप आंख बंद करके सोचिए कि एक स्टेम का मेन रोल क्या हो सकता है, होकर भी एक स्टेम का मेन रोल क्या हो सकता है? भाई, एक स्टेम का मेन रोल यही रहता है ना कि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करे। यानी समझिए, प्लांट आपका बिना स्टेम के कैसा मतलब लगेगा? स्टेम थोड़ी तो रहनी ही चाहिए, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रहता है। ये जो होता है लीव्स को बेयर करने के लिए और ब्रांचेस बेयर करने के लिए होता है। यानी लीव्स को बेयर करने और ब्रांचेस को बेयर करने, यानी ब्रांचेस जो होते हैं और उसके ऊपर जो पत्ते रहते हैं उसको बेयर करने के लिए इसका आपके स्टेम होती है। ये फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है, इसके अंदर ही आपके जाइलम और फ्लोएम रहते हैं, जो आपके फूड को फ्लोएम, विटामिन मिनरल्स को आपके जाइलम को ट्रांसपोर्ट करेंगे। आपके पूरे प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें फ्लोएम आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम आपका वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। forms the hormones for photosynthesis, forms the hormone जो आपकी photosynthesis और अदर एक्शंस को कंट्रोल करेंगे, उन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है स्टेम। आपकी फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है, क्योंकि ग्रीन रहता है तो फोटोसिंथेसिस में भी सपोर्ट करता है। ये प्रोटेक्शन के लिए भी काम आता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ना। जिसकी जो इंटरनल ऑर्गन, जिसके पार्ट्स है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन इन द सेंस, जैसे उसकी जाइलम हो गए, फ्लोएम हो गए, या उसकी ट्रकीज, वेसल, ये सब जो होते हैं, पैराजाइलम, पैरेन्काइमा, ये सब चीजें आपको एनाटॉमी वाले लेक्चर में आएंगी। एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट इसका अगला चैप्टर, उसमें आपको सब एकदम विस्तृत आएगा। तो उस सब को प्रोटेक्शन करने के लिए आपका स्टेम कवरिंग के जैसा काम करता है। ये
क्लाइंबिंग के लिए सपोर्ट करता है। जो आपके क्रीपर्स रहते हैं, क्लाइंबर्स रहते हैं, उन सब जो टाइप ऑफ प्लांट रहते हैं उनको क्लाइंबिंग के लिए सपोर्ट करता है, उन सभी को क्लाइंबिंग के लिए सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद पेरिनेशन टू टाइड ओवर इनफेवरेबल कंडीशन, ये पेरिनेट करता है आपके इनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने हेतु, पेरिनेट करता है इन ऑर्डर टू ओवरकम द इनफेवरेबल कंडीशंस, है ना जी। ये हो गए आपके स्टेम के मेन रोल। अब आप सोच रहे होगे पेरिनेशन इस शब्द का क्या मतलब होता है। तो पेरिनेशन शब्द का मतलब होता है कि पेरिनेशन का मतलब रहता है कि भाई ये क्या करता है, अपने आप को एक पर्टिकुलर सीजन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, अपने आप को उस सीजन में अपने आप को ऐसा उस जीवंत, अपने आप को उस सीजन में एकदम जीवंत रखने का काम करता है, उसमें कोई अपना डगमगा नहीं जाता। पेरिनेशन का मतलब समझिए, अगर बहुत ठंड चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा तेज बारिश चल रही है, तो इन सब चीजों में सर्दी, गर्मी, बारिश, इन सब प्राकृतिक जो आपके वेदर क्लाइमेटिक बदलाव होते हैं, इन सबको विथस्टैंड करने के लिए आपका स्टेम मदद करता है प्लांट को। इसी को हम पेरिनेशन कहते हैं। तो पेरिनेशन फॉर टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, प्लांट्स के लिए जो एकदम बहुत ज्यादा तेज गर्मी, बहुत ज्यादा तेज बारिश, बहुत ज्यादा ठंड, ये सब कैसे रहते हैं, एक अनफेवरेबल कंडीशन के रूप में रहते हैं। चलिए अब हम लोग स्टेम के मॉडिफिकेशंस देखेंगे। तो स्टेम के कुछ मॉडिफिकेशंस रहते हैं, एक होते हैं एरियल मॉडिफिकेशन और एक होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं अपन, है ना जी। चलिए तो सबसे पहले एरियल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। एरियल मॉडिफिकेशन कौन से रहते हैं? एरियल मॉडिफिकेशन वो रहते हैं जो आपके कभी भी जमीन के ऊपर रहते हैं, जमीन के अंदर नहीं रहते। जमीन के ऊपर रहते हैं, जमीन के अंदर नहीं रहते हैं, इसलिए उसे एरियल कहा जाता है। एरियल मॉडिफिकेशन के भी कैसे दो प्रकार रहते हैं। दो प्रकार कैसे, ये होता है एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन। कैसे कि भाई एक्सिलरी बर्ड जो रहती है वो कहाँ रहती है, आपके लीफ और स्टेम के बीच में की जो जगह रहती है उसको कहते हैं हम एक्सिलरी बर्ड, उसको कहते हैं हम एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड के जो आपके दो मॉडिफिकेशन रहते हैं, एक होता है थॉर्न, एक रहता है टेंड्रिल। एक होता है थॉर्न, एक रहता है टेंड्रिल। थॉर्न क्या रहता है मैं बताता हूँ, टेंड्रिल क्या रहता है वो भी बताता हूँ। तो थॉर्न कैसा रहता है, जब आपका एक्सिलरी बर्ड आपका थॉर्न में परिवर्तित हो जाए। अब ये थॉर्न में रहता कैसा है, थॉर्न तो आपको पता है काटेरी चीज रहती, हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर रहता है, कांटों जैसी चीज रहती है जो चुभती है। एक्सिलरी बर्ड टर्न्स इनटू थॉर्न, यानी ये हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर रहता है जो ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल। यानी जो आपके गोचर, यानी जो आपके चरने वाले जानवर रहते हैं, यानी आपके भेड़, बकरी या आपके गऊ, बैल, भैंस, ये क्या सकते हैं घास खाते हैं। अगर इनको आप ये जो आपके चरवैये रहते हैं, जो आपके गाय चराते हैं, आपके बैलों को, भैंसों को चराते हैं, वो क्या करते हैं खुले जंगलों में छोड़ देते हैं। ठीक है ना जी। पहले जमाने में छोड़ते थे, अब तो चारा आ जाता है रेडीमेड, ऐसा चारा बन के अब उनको डायरेक्ट उनको दे देते, जैसे अपन खाना खाते वैसे उनको भी देते थे। लेकिन पहले जमाने में या आज भी बहुत जगहों पे उनको गायों बैलों को, जो मवेशी रहते हैं जानवर, उनको छोड़ दिया जाता है खुले में, और फिर वो उनका जो खा लेते हैं। लेकिन उनका झाड़ वो सब खा लेते हैं। लेकिन होता क्या है, इन झाड़ों के अंदर कांटे रहते हैं, इन झाड़ों के ऊपर कांटे रहते हैं। इन कांटों से क्या होता है, जब वो खाएंगे तो वो कांटे उनको मुंह में चुभ जाएंगे। बड़े ही एकदम निर्दयी सी बात होगी, लेकिन कह सकते हैं झाड़ ये अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। ये जो झाड़ रहते हैं ये अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, ऐसा है ना जी। तो ये हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर रहता है जो उनको अपने झाड़ों को ग्रेजिंग एनिमल से बचाने के लिए झाड़ अपने ऊपर डेवलप कर लेते हैं। ठीक है ना जी। पौधे अपने पेड़ पौधे अपने ऊपर, पेड़ नहीं पर अपनी जो झाड़ियां रहती है वो सब अपने ऊपर डेवलप कर लेती है। ये एक्सिलरी बर्ड से तो डेवलप होता ही होता है, कभी कभी अपाइकल बर्ड से भी डेवलप होता है, कभी कभी अपाइकल बर्ड से भी डेवलप होता है। अपाइकल बर्ड से डेवलप होने वाले एग्जाम्पल आपका है कारिसा। कारिसा जो है एक ही एग्जाम्पल जो आपका अपाइकल बर्ड से डेवलप होता है। लेकिन एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होने वाले आपके सिट्रस, यानी नींबू, आपका जो नींबू, आंवला, ये सब सिट्रस है। डुरांटा और बोगनविला। बोगनविला तो आपके बहुत सारे लोगों के स्कूलों में, मेरे खुद के स्कूल में भी बोगनविला का झाड़ था। आपकी गली मोहल्ले में बोगनविला के झाड़ रहते हैं, जो आपके पिंक से फूल रहते हैं ना, जो मतलब पिंक से फूल रहते हैं, थोड़े से ऐसे पत्तों के जैसे फूल रहते हैं, जो सूख जाते तो पत्तों के जैसे दिखने लगते, अपने पेपर जैसे दिखने लग जाते, एकदम उतने पतले रहते हैं वो फूल। तो उसको अपन क्या कहते हैं, बोगनविला कहते हैं। तो बोगनविला एकदम पिंक, एकदम साड़ी जैसा पिंक कलर रहता है एकदम, है ना जी, रानी कलर एकदम। तो वो वो उसके ऊपर जो थॉर्न डेवलप होते हैं वो एक्सिलरी बर्ड होते हैं। मैं आपको इमेजेस के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया इसके एग्जाम्पल किस तरह से रहते हैं।
आप देख सकते हैं थॉर्न के एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है अपना बोगनविला। बोगनविला में आप देख सकते हैं कि भैया इसके एक्सिलरी बर्ड्स यानी दो लीव्स की बीच की जगह पे इसके ये, अगर मैं जूम करके बताऊं तो दो लीव्स की बीच की जगह पे ये थॉर्न आपके डेवलप हुए, दो लीव्स की बीच की जगह पे थॉर्न डेवलप हुए। ये वाले पत्ते जो रहते हैं ये बोगनविला के पत्ते रहते हैं। चलते हैं सिट्रस के ऊपर। सिट्रस पे भी आप देख सकते हैं कि ये नींबू है, ये नींबू के यहाँ पे ये ऐसे ये थॉर्न डेवलप हुए, ऐसे ये थॉर्न डेवलप हुए जो ग्रेजिंग एनिमल्स उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल को ऐसे पत्ता फूल दिखा कि ये समझेंगे ये अगर समझो यहाँ पे एक ऐसी एक गाय जा रही है, समझो ऐसी एक गाय जा रही है ना जी, ऐसी ये गाय जा रही है, तो ये गाय को लगेगा कि ओहो यहाँ पे तो एक ऐसा वो है, क्या कहते हैं, यहाँ पे फल है, मैं इसको खा लेती हूँ। तो ये गाय क्या करेंगी, ये गाय करेगी भैया ये जाएगी जाएगी, अरे इसका सींग नहीं है, एक सेकेंड, ये जाएंगी 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 खाएंगी, लेकिन इसको कांटा चुभ जाएगा, तो ये गलती से भी इस झाड़ के आसपास नहीं फटकेंगी, है ना जी। तो इसी अपने झाड़ को प्रोटेक्ट करने के हेतु झाड़ क्या करते हैं, अपने ऊपर थॉर्न्स डेवलप कर लेते हैं। झाड़ क्या करते हैं, अपने ऊपर थॉर्न्स डेवलप कर लेते हैं। तो यही है थॉर्न्स का लॉजिक कि भैया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के हेतु एक स्टेम का मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसी को हम थॉर्न्स के नाम से पहचानते हैं। चलिए अपन टेंड्रिल्स के बारे में देखते हैं कि टेंड्रिल्स क्या चीज होती है। तो टेंड्रिल्स के बारे में अगर मैं देखूं तो टेंड्रिल्स जो होते हैं, जब बर्ड्स रहते हैं वो वायरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं। द बर्ड्स डेवलप इनटू थिन वायरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर इज नोन एज टेंड्रिल। व्हेन द बर्ड्स डेवलप इनटू थिन वायरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर इट इज नोन एज टेंड्रिल, है ना अभी। इट इज स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं थिन वायरी और सेंसिटिव स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं बर्ड। जब एक्सिलरी बर्ड आपके थिन वायरी और सेंसिटिव, थिन मतलब पतला, वायरी यानी वायर जितना पतला, वायर आया तो वायर से आप याद रख सकते हैं भैया बहुत पतला होना चाहिए। सेंसिटिव, सेंसिटिव यानी बड़ा ही एकदम सेंसिटिव होता है, टच सेंसिटिव होता है ये आपका टच सेंसिटिव इन द सेंस आपका ये आपका बहुत ज्यादा से रिजिड नहीं रहेगा, सेंसिटिव स्ट्रक्चर रहेगा, है ना जी। ये जो होता है स्पाइरली कॉइल्ड रहता है। स्पाइरल की बुक आती है, जैसे अब आप लोग आपकी कोचिंग से नोट्स से मॉड्यूल्स देते होंगे, वो स्पाइरली कॉइल्ड रहती है ना जी। तो वो कैसा स्प्रिंग रहता है वो भी कॉइल्ड रहता है ना जी। जो स्पाइरली कॉइल्ड यानी एकदम ऐसा 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 होते हैं। मैं कैसे समझाऊँ आपको, है आपको समझाने के लिए मेरे पास कोई वायरी स्ट्रक्चर तो अभी मेरे हाथ आजू बाजू नहीं है जिससे मैं आपको समझा सकता, लेकिन आपको मैं इसको दिखा सकता हूँ कि भैया ये इस तरह से ऐसा कॉइल्ड रहता है, इसको स्पाइरली कॉइल्ड बोलते हैं। स्पाइरल की बुक देख लीजिए ना जी। ये जो होते हैं अटैचमेंट और क्लाइंबिंग के लिए काम करते हैं। अटैचमेंट एंड क्लाइंबिंग यानी समझ लीजिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके आजू बाजू स्टेम है और आपका एक क्लाइंबर या नीचे रेटने वाली क्रीपर टाइप ऑफ प्लांट है, तो वो क्या करेंगे उसमें ये टेंडर खास करके पाए जाते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग या एक ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेम को उसके टेंड्रिल उसके आजू बाजू सब लिपट जाएंगे, जिसकी वजह से वो उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। और जब ये क्लाइंबिंग वाले फॉर्म में रहते, जब ये क्लाइंबिंग वाले फॉर्म में रहते तो ऊपर चढ़ने के लिए आपका टेंड्रिल की सहायता से ऊपर चढ़ेगा। जो बेल रहती है, जो पान रहते हैं, वो क्या करते हैं उनके अंदर टेंड्रिल रहते हैं, वो उसकी सहायता से वो ऊपर आपके दीवार पर चढ़ते जाते हैं। उनको कोई उनके अंदर पैर वैर नहीं रहते वो खुद चढ़ जाएंगे, उनके अंदर ये टेंड्रिल रहते हैं जो उनको इतने ऊपर चढ़ाने की मदद करता है ना जी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स विद वीक स्टेम। एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि टेंड्रिल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट विद अ वीक स्टेम। भैया समझने वाली बात है, भैया जिसकी स्ट्रॉन्ग स्टेम रहेंगी वो तो खुद अपराइट खड़ा हो सकता है ना, जिसकी खुद की स्ट्रॉन्ग स्टेम रहेंगी वो खुद अपराइट खड़ा हो सकता है, उसको किसी भी तरह के कोई स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे टेंड्रिल जो रहते हैं, जिन जिन पेड़ों में, जिन जिन पौधों में, जिन जिन प्रजातियों में टेंड्रिल पाए जाते हैं, उनकी स्टेम खास करके वीक रहती है, उनकी स्टेम जो होती है खास करके वीक रहती है। तो उन वीक स्टेम्स के लिए टेंड्रिल पाया जाता है। टेंड्रिल उन प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि उन वीक स्टेम्स को भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करने, उनकी अटैचमेंट और क्लाइंबर फॉर्म में रहे तो उनको क्लाइंब करने, और क्रीपर फॉर्म में रहे तो उनको अटैच करने एक जगह के लिए हमारे टेंड्रिल्स काम आते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो कुकुरबिटा यानी आपके कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, और आपकी ग्रेप वाइन यानी आपके अंगूर की बेल, फिर आपका अंगूर की बेल हो गई, फिर पान का वो हो गया, ये सब कैसे ये टेंड्रिल्स रहते हैं इनमें, है ना जी। मैं आपको आपके पिक्चर्स के फॉर्म में बताना चाहूंगा कि जो आपका ये टेंड्रिल्स दिखते कैसे, है ना जी। आप देख सकते हैं तो
टेंड्रिल के एग्जांपल में अगर सबसे पहले आऊँ तो यहाँ पे आपको वाटरमेलन दिख रहा है। वाटरमेलन यानी इसके एक्सिलरी बड पे आप देख सकते हैं कि भैया ये टेंड्रिल डेवलप हुआ है। इसके एक्सिलरी बड यानी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एक्सिलरी बड पे, इसके ये एक्सिलरी बड पे आप देख सकते हैं कि भैया ये टेंड्रिल डेवलप हुआ है। ये एक्सिलरी बड्स पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा ये टेंड्रिल ऐसा डेवलप हुआ है, जो बाद में ऐसा जाके ये अटैचमेंट के लिए मदद कर देगा। वाटरमेलन जो होता है क्रीपर फॉर्म में रहता है मोस्टली, क्योंकि वाटरमेलन के वजन के कारण, बहुत ज्यादा वजन होने के कारण वो क्लाइंब नहीं कर पाता है, इसलिए ये क्रीपर फॉर्म में रहता है। क्रीपर यानी ऐसे जमीन पर रेटने वाले पेड़ के फॉर्म में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि भैया ये थिन है, वायरी है और बहुत ही आपका ग्रीन स्ट्रक्चर है, स्लेंडर सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, बड़ा ही पतला सा सेंसिटिव सा स्ट्रक्चर है। और आप यहाँ पे और जूम करके देख सकते हैं ये सब कॉइल्ड भी है, इस तरह से ये कॉइल्ड भी है ना जी। तो आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से अगर आप जूम करके देखिए, आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। फिर आते हैं हम आपके पुम्पकिन के ऊपर। पुम्पकिन यानी कद्दू, है ना जी, आपके हेलोवीन में वापरने वाले कद्दू का हलवा बड़ा ही अच्छा लगता है, खा के देखिए कभी। तो इसके अंदर भी क्या रहता है, ये ऐसे आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे ये ऐसे ये इस तरह से, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको और अच्छे से दिखेगा। ये आप डायग्राम इमेज को देख सकते हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि भैया ये बहुत ही थिन है, वायरी और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, स्पाइरलिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है। स्पाइरल की बाइंडिंग की बुक रहती है, टेलीफोन रहते हैं, उस तरह से ये कॉइल्ड रहता है। तो आप इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं जो इस क्रीपर फॉर्म के इसको सपोर्ट करता है। और आपकी ग्रेप वाइन में आप ये टेंड्रिल्स को देख सकते हैं। ये टेंड्रिल्स होते हैं ग्रेप वाइन को ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं। जो आपके ग्रेप वाइन की जो इस तरह से आपका जो ग्रेप वाइन का जो ग्रेप की खेती होती है, वो कुछ इस तरह से एक ऐसी पूरी चाड़ बनाई जाती है उसके खेत में, और उसके खेत में इस तरह से ऐसे ये रॉड लगाए जाते हैं और इसको ऐसा 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 ये लगाया जाता है, जहां पर ये आपके जो ग्रेप वाइन रहते हैं, ग्रेप वाइन की बेला ऐसी ऐसी लटकती है और उसके ऊपर फिर ऐसे ये ग्रेप्स आपके आते हैं, उसके ऊपर आपके ये ग्रेप्स इस तरह से आते हैं। तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर ऐसे ये टेंड्रिल्स वाले स्ट्रक्चर रहते हैं, जो इस रॉड को ऐसा उसको वो कर लेते, क्या बोलते हैं, अपट लेते एक दूसरे को, और फिर उसके बाद उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना जी। तो ये आपका क्लाइंबिंग फॉर्म ऑफ आपका ग्रेप वाइन जो रहता है आपका क्लाइंबिंग फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अटैचमेंट वाले फॉर्म में आपके पंपकिन और आपके वाटरमेलन आ जाएंगे। आई होप मैंने अपने पॉइंट को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है टेंड्रिल के बारे में और थॉर्न्स के बारे में। अगला एग्जांपल आता है फाइलोड के बारे में। फाइलोड के बारे में देखते हैं, चलिए। फाइलोक्लैड क्या रहता है, मैंने फाइलोड बोला होगा तो मुझे माफ करिएगा, मेरे से चूक हो गई थी। फाइलोक्लैड क्या होता है, फाइलोक्लैड यानी जो स्टेम फोटोसिंथेटिक रहती है, जो स्टेम फोटोसिंथेटिक रहती है उसे हम फाइलोक्लैड कहते हैं। जो स्टेम फोटोसिंथेटिक होती है उसे हम फाइलोक्लैड कहते हैं। लेकिन फाइलोक्लैड आपका क्या मतलब, स्टेम जो फोटोसिंथेटिक रहती है यानी फाइलोक्लैड की जरूरत क्यों रहती है, क्योंकि फाइलोक्लैड वाले जो आपके पेड़ रहते हैं, जो आपके पौधे रहते हैं, वो ज्यादा करके उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वाटर रिटेंशन करना पड़ता है, ज्यादा वाटर ट्रांसपिरेशन थ्रू के माध्यम से लॉस नहीं किया जा सकता। और ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ज्यादा वाटर लॉस नहीं करने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही रहेगा कि लीव्स को ही एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इसके ऊपर लीव्स होती ही नहीं है या नहीं के बराबर होती, इतनी कम लीव्स होती है, होती ही नहीं है। जैसे अब आपका कैक्टस हो गया, या आपके ऑप्शनिया इफोर्निया हो, आपका इफोर्बिया हो गया, है ना जी, आपका ऑप्शनिया कैक्टस हो गया, ये सब कैसे रहती है, ये फोटोसिंथेटिक स्टेम रहती है, उसके ऊपर लीव्स होते ही नहीं है, क्योंकि लीव्स होंगे तो इसके ऊपर ट्रांसपिरेशन होगा और उसका वाटर लॉस होगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कांटे भी रहते हैं, कांटे की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर से वाटर लॉस होगा नहीं। अगर मैं आपको डायग्राम की मदद से बताऊं तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ डायग्राम की मदद से कि भैया ये चीज कैसी होती है। फाइलोक्लैड की सिचुएशन, फाइलोक्लैड की सिचुएशन कुछ इस तरह से रहती है, डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको। तो फाइलोक्लैड वो होते हैं जिसके फोटोसिंथेटिक स्टेम रहते हैं, फाइलोक्लैड वो होते हैं जिनके फोटोसिंथेटिक स्टेम रहते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक स्टेम जो फाइलोक्लैड की रहती है, वो एक तो कैक्टस जो होता है, कैक्टस आपका आप देख सकते हैं, कैक्टस आपका ये जो होता है कैक्टस में, ये आपके कैक्टस में आप देख सकते हैं, इसकी स्टेम आप देख सकते हैं एकदम फ्लैट है, इसकी स्टेम आप देख सकते हैं एकदम फ्लैट है, कैक्टस की स्टेम फ्लैट है, आपकी कैक्टस की स्टेम, है ना। तो ये कैक्टस की स्टेम जो है फ्लैट है, तो आप इस पे देख सकते हैं कि इस पे कोई लीव नहीं है, इस पे कोई लीव नहीं, एकदम चपटी फ्लैट है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है इसका, आप देख सकते हैं इसको, है ना जी।
इस आपको देख सकते हैं इसके ऊपर ऐसे थॉर्न्स भी बने छोटे 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 छोटे, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाटर लॉस नहीं होता। और ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी फुगी हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो वाटर रहता है उसके रिटेन वाटर रहता है, वाटर को रिटेन करने कर देता है, थोड़ी सी फुगी हुई भी रहती है ना जी। तो कैक्टस यानी ऑप्शुनिया जो रहता है फ्लैट फाइलोक्लैड रहता है, और दूसरा प्रकार रहता है सिलेंड्रिकल फाइलोक्लैड, यानी सिलेंडर की तरह जिसका स्ट्रक्चर रहता है उसको हम सिलेंड्रिकल फाइलोक्लैड कहते हैं, इसको सिलेंड्रिकल फाइलोक्लैड कहते हैं। तो यूफोरिया जो रहता है आपका एक सिलेंड्रिकल फाइलोक्लैड का एग्जांपल है। यूफोरिया जो होता है आपका सिलेंड्रिकल फाइलोक्लैड का एग्जांपल है, आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है कि भैया पहले दो अक्षर का काम है कि फ्लैट के अंदर ए आता है, फ्लैट के अंदर ए आता है, और कैक्टस के अंदर भी ए आता है, तो आपको इस तरह से याद रखना है, फ्लैट का ए, कैक्टस का ए, फ्लैट का के ए और कैक्टस का ए। और आपके सिलेंड्रिकल का स्ट्रक्चर को याद रखिए, सिलेंड्रिकल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, और आपके यूफोरिया का आप पहला दूसरा शब्द देखेंगे यूफोरिया, तो ये यूफोरिया का जो यू रहता है वो भी एक सिलेंडर की तरह रहता है, कुछ इस तरह से रहता है, वो एक सेकेंड, वो कुछ इस तरह से रहता है ना जी। यू का जो आपका अल्फाबेट रहता है वो कुछ सिलेंडर की तरह ही रहता है यू का अक्षर। तो आप यूफोरिया के दूसरे अक्षर को यू ऐसा याद रख के देख सकते हैं। मैं ये ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिक याद रखना बहुत जरूरी है, ये एग्जांपल्स को, मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीट 2023 में आपके फाइलोक्लैड, कैक्टस और ऑप्शुनिया का जोड़ी लगाव वाला प्रश्न आया था बॉटनी सेक्शन में, और जिसने मेरी ये ट्रिक फॉलो करी थी हमारी कोचिंग में, जिन बच्चों ने हमारी ये ट्रिक फॉलो करी थी उनके सारे ये क्वेश्चन एकदम जनार्दन बराबर गए, एकदम बिना कोई विघ्न बराबर गए जी। सबको याद आ गया भैया ट्रिक क्या थी कि कैक्टस का ए, फ्लैट का ए, तो फ्लैट आपका ऑप्शुनिया या कैक्टस, और आपका सिलेंड्रिकल यानी आपका यूफोरिया। ये आपको इस तरह से ही याद रखना है, और कोई ऐसी मिमोनिक वाली ट्रिक जो होती है हर जगह नहीं लगा सकते, तो आपको इसी तरह से इसको याद रखना पड़ेगा। तो अपन ने फाइलोक्लैड वाले मॉडिफिकेशन को भी देख लिया है। अब चलते हैं सब एरियल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन के अंदर। चलिए आपके फाइलोक्लैड के बाद जो आता है वो होता है आपका सब एरियल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, स्टेम के सब एरियल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। अब तक जितने भी मॉडिफिकेशन अपन देखे वो एरियल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन थे, अब जो देखेंगे वो सब एरियल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन देंगे। शब्द सब एरियल, इसका क्या अर्थ बनता है? शब्द सब एरियल का मतलब ये बनता है सब और एरियल। सब यानी आधा, एरियल यानी हवा में, यानी आधा हवा में जो रहता है, सब्सटेंशियली हवा में जो रहता है उसको हम सब एरियल कहते हैं, यानी आधा जमीन में और आधा हवा में रहेगा उसको सब एरियल कहते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो मेन प्रकार रहता है वो उसको कहते हैं रनर। रनर जो होता है सब एरियल का सबसे पहला प्रकार होता है, उसके बाद उसके और आगे और उसके टाइप्स बनेंगे, है ना जी। तो रनर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट इज अ नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल, इट इज नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल, यानी नैरो यानी पतला होता है, ग्रीन यानी हरा होता है, हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ रहता है ना जी। ये नैरो रहता है, ग्रीन रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। समझ लीजिए अगर मेरी ये जमीन है तो ये ऐसा, ये नैरो रहेगा यानी बहुत ही पतला रहेगा, ग्रीन रहेगा यानी हरा रहेगा, और हॉरिजॉन्टल रहेगा, है ना जी। इट इज डेवलप्स एज ग्रीन एट द बेस ऑफ द इरेक्ट स्टेम, यानी जो स्टेम इरेक्ट रहेगी, उस इरेक्ट स्टेम के बेस पे ये ग्रीन रहेगा। समझ लीजिए स्टेम ऐसी डेवलप हो रही है, समझ लीजिए स्टेम ऐसी कुछ डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे ये कैसा रहेगा, ये इस रीजन पे ये ग्रीन रहेगा, स्टेम की बेसिस पे ये ग्रीन रहेगा, है ना जी। कुछ इस प्रकार से रहता है ये। प्रेजेंस ऑफ लॉन्गर इंटरनोड, यानी जिसके जो इंटरनोड्स रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं, इसके जो इंटरनोड्स रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं, है ना जी। इंटरनोड यानी दो नोड्स के बीच में की जगह, समझ लीजिए ऐसे दो, आपको डायग्राम में दिखना नहीं होगा, यहाँ बनाना पड़ेगा। समझ लीजिए अगर ये दो, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, इसके बीच की जगह जो रहेगी उसको इंटरनोड कहते हैं। तो इसके अंदर जो इंटरनोड्स रहते हैं वो लंबे लंबे इंटरनोड्स रहते हैं, यानी जो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। फिर उसके बाद रनर स्प्रेड आउट एंड डेवलप अ क्राउन अबव, दैट द रनर स्प्रेड आउट एंड डेवलप अ क्राउन अबव, यानी ये स्प्रेड होते हैं और इनके रूट जहां से इनका ये स्टेम शुरू होता है, जहां से इनकी नैरो स्टेम, छोटी स्टेम शुरू होती है, वहां से एक क्राउन डेवलप करते हैं, वहां से एक
क्राउन डेवलप करते हैं। और जो स्टोलोन जो इनका रहता है, यानी जो रनर रहता है, जो मेन रनर का जो मेन नैरो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर रहता है, वो आपका स्टफ हो जाता है, स्टफ हो जाता है ग्राउंड में। और उसके फिर जो स्टफ पार्ट है उसमें से रूट्स होती है, उसमें से रूट्स आती है, वो स्टफ हो जाता है और उसमें से रूट्स डेवलप होती है बिलो। एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, साइडॉन और रूफ ग्रास, साइडॉन और रूफ ग्रास, और साइडॉन यानी रूफ ग्रास और ऑक्जेलिस यानी हाइड्रोकोटी, साइडॉन रूफ ग्रास और आपका ऑक्जेलिस हाइड्रोकोटी। आपको मैं इसको इमेज के माध्यम से बताता हूँ कि इसका किस तरह से आपका ये रहता है ना जी। हाँ, तो देखिए इस बात को कि आप समझिए, एक आपका ये सब एरियल का एग्जांपल है रनर में का। तो ये कैसा रहता है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये यहाँ से मैं एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ ब्राउन कलर की, कि जमीन अपनी कहाँ से है ना जी। जमीन अपनी कुछ ऐसी है, जमीन अपनी कुछ ऐसी है। तो कैसा रहेगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर, बस 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 बस। यस, परफेक्ट 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 परफेक्ट। परफेक्शन, यस, हाँ जी। तो देखिए अब इस पे क्या समझ लीजिए, ब्राउन लाइन जो मैंने बनाई है जमीन है, जो ब्राउन लाइन मैंने बनाई है ये जमीन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऊपर आया हुआ, जो आपका कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, तो ऊपर है। तो अपन ने जो पहला पॉइंट देखा था कि ये जो होते हैं ये स्टफ्ड हो जाते हैं ग्राउंड में, ये जो होते हैं स्टफ्ड हो जाते हैं ग्राउंड में। ये नैरो ग्रीन स्ट्रक्चर रहता है, ये नैरो ग्रीन स्ट्रक्चर रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका ये नैरो सा स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल यानी इस दिशा में चलने वाला, हॉरिजॉन्टल यानी इस दिशा में चलने वाला, है ना जी। हॉरिजॉन्टल नैरो स्ट्रक्चर है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो होता है क्राउन, शॉर्ट स्टेम यानी क्राउन डेवलप करता है, शॉर्ट स्टेम यानी क्राउन डेवलप करता है। यानी जो आपका जिस यहाँ से आपका स्टेम शुरुआत होती है, ये समझ लीजिए आपके स्टेम की शुरुआत कुछ यहाँ से हो रही है। समझ लीजिए आपकी स्टेम की शुरुआत जो है कुछ यहाँ से होती है। तो जिस पार्ट से आपके स्टेम की शुरुआत होती है, जिस पार्ट से आपके स्टेम की शुरुआत होती है, उस पार्ट पे ये आपका एक क्या डेवलप करता है, ये आपका एक क्राउन डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, यहाँ पे किस तरह से ये क्राउन जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर ये क्राउन डेवलप करता है। ये कुछ इस तरह से क्राउन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्राउन डेवलप करता है अबाउ इट, है ना जी। अपने को क्या स्टेटमेंट था अपने इसमें कि इट डेवलप, एक सेकंड मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि दैट इट रनर स्प्रेड आउट एंड डेवलप अ क्राउन अबव इट। रनर स्प्रेड आउट एंड डेवलप अ क्राउन अबव इट, यानी ये जो रनर रहते हैं ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ये रनर जो रहते हैं कुछ इस प्रकार से आपके स्प्रेड आउट हो जाते हैं। आपके जो रनर रहते हैं कुछ इस प्रकार से स्प्रेड आउट हो जाते हैं, और ये उसके ऊपर एक क्राउन डेवलप करते हैं। स्प्रेड आउट होने के बाद उसके ऊपर इस तरह से एक क्राउन डेवलप करते हैं, उसके ऊपर एक क्राउन डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है हमारा कि भैया द स्टफ द रूट बिलो, द स्टफ ऑफ द रूट बिलो, द स्टफ ऑफ द रूट बिलो, यानी जो रूट रहती है उसको ये कुछ रूट जो आपका जो रूट रहती है उसको स्टफ कर देते हैं जमीन में। स्टफ ऑफ द रूट बिलो यानी जमीन में स्टफ कर देना, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से रूट को स्टफ कर देते हैं, यानी दबा देते हैं रूट जमीन के अंदर, है ना जी। ये अपन ये पॉइंट भी देख लिया। और कोई पॉइंट तो अब हाँ बचता नहीं है। दे डेवलप अ ग्रीन एट द बेस ऑफ द स्टेम, दे डेवलप अ ग्रीन एट द बेस ऑफ द स्टेम। ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकता है अपने को, ये पार्ट जो है ये ग्रीन है, दैट इज दे डेवलप ग्रीन एट द बेस ऑफ द स्टेम, दे डेवलप ग्रीन एट द बेस ऑफ द स्टेम। तो मैंने आपको ये पॉइंट अब पूरी तरह से डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया है। जो ये नैरो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर था इसको रनर कहते हैं, इसको रनर कहते हैं हम लोग। जो नैरो ये देख सकते हैं आप, ये नैरो है, हॉरिजॉन्टल है, और आपका ग्रीन स्ट्रक्चर इसको रनर कहते हैं। जो आपका क्या करता है, स्प्रेड आउट, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट होता है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से स्प्रेड आउट होता है। इसका कुछ हिस्सा जो होता है जमीन के अंदर दबा हुआ रहता है इसलिए, और कुछ हिस्सा ऊपर रहता है इसलिए उसको अपन सबेरियल कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो होता है जिस स्टेम का जो जिस भाग से आपका स्टेम होता है उस बेस के पार्ट पे वो ग्रीन रहता है, स्टेम जो बेस का पार्ट रहता है वो ग्रीन रहता है, और फिर जो स्टेम का बेस का पार्ट रहता है वो ग्रीन रहता है, और फिर वहां पे वो जो रनर जो आ जाता है वहां पे फिर वो एक क्राउन, उसके ऊपर एक क्राउन डेवलप कर लेता है, उसके ऊपर एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। एग्जांपल साइडॉन और रूफ ग्रास, एग्जांपल साइडॉन रूफ ग्रास और आपका ऑक्जेलिस हाइड्रोकोटी, ऑक्जेलिस हाइड्रोकोटी साइडॉन रूट ग्रास, है ना जी, रूफ ग्रास,
है ना जी। तो अपन ने रनर का एग्जांपल्स और डायग्राम के माध्यम से कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, दैट इज अपॉन स्टोलोन, जो जंपिंग रनर का एक प्रकार है, जंपिंग फॉर्म ऑफ रनर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोलोन, स्टोलोन के बारे में देखते हैं। स्टोलोन जो होता है अपना जंपिंग रनर रहता है। स्टोलोन जो रहता है वो अपना जंपिंग रनर रहता है। स्टोलोन हमारा जंपिंग रनर रहता है। लैटरल ब्रांचेस आर्च डाउनवर्ड, द लैटरल ब्रांचेस आर्च डाउनवर्ड, यानी ये आपका जो लेटरल ब्रांचेज, यानी समझ लीजिए मेरा एक मेन झाड़ है, इसकी जो ब्रांचेज ऐसी लेटरल ब्रांचेज रहती है वो आपकी आर्च होती है डाउनवर्ड्स। आपका पूरा का पूरा झाड़ आर्च डाउनवर्ड्स अपना ऐसा नहीं बनाता है, जैसे आपका मेन स्टेम और मेन स्टेम में से ऐसी वो निकल रही थी वो अपने किसे वो रनर में, तो वैसा वो नहीं, एक अलग सा स्ट्रक्चर निकल रहा था। इसमें क्या होता है, लेटरल ब्रांच ही और डाउनवर्ड आर्च हो जाती है, लेटरल ब्रांच ही आर्च हो जाती है डाउनवर्ड, यानी झुक जाती है नीचे, है ना जी। रनर में क्या हो रहा था, एक आपका एक रनर स्ट्रक्चर था जो नैरो हॉरिजॉन्टल ग्रीन स्ट्रक्चर था, जो आपके नीचे स्टफ हो जाता था, फिर ऊपर आ जाता था, फिर स्टफ हो जाता था, है ना जी। रनर और स्टोलोन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि स्टोलोन जो है आपका एक तरफ से देखा जाए तो रनर का ही एक प्रकार है। स्टोलोन जो है आपका रनर का ही एक प्रकार है। लेटरल ब्रांचेस विच आर्च डाउनवर्ड, दे आर दी लेटरल ब्रांचेस विच आर्च डाउनवर्ड, यानी उस स्टेम में से एक जो लेटरल ब्रांचेस निकलती वो डाउनवर्ड आर्च होकर स्टफ हो जाती है। एग्जांपल मिंट एंड जैस्मिन, एग्जांपल मिंट एंड जैस्मिन, एग्जांपल मिंट और जैस्मिन। इसको डायग्राम के माध्यम से बताता हूं मैं कि आप समझ लीजिए इस बात को कि आपका जो, एक सेकेंड, ये तो आपका इसका डायग्राम हो गया ना, यहाँ पे डायग्राम है इसका, इसको जूम करके दिखाता हूं मैं कि आपका ये एक स्टेम रहेगा, ये आपका ये स्टेम रहेगा, इसकी लेटरल ब्रांचेस जो होती है, समझ लीजिए स्टेम नॉर्मली कैसा रहता है, स्टेम ऐसा रहता है नॉर्मली, और उसकी ब्रांचेस ऐसी रहती है नॉर्मली। लेकिन अब रन स्टोलोन में क्या होगा, वो इस तरह से ऐसा निकल जाएगा, इस तरह से, और फिर वो स्टफ होते वैसा आपके रनर की तरह रहेगा। जंपिंग रनर, यानी जंप करते हुए स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि तो ये लेटरल ब्रांचेस से जंप होके रनर बनाया ना, इसलिए जंपिंग रनर रहेगा। लेटरल ब्रांचेस आर्च डाउनवर्ड, यानी जो आपकी लेटरल ब्रांचेस रहती है वो नीचे झुक जाती है और वो जमीन में स्टफ हो जाती है। एग्जाम्पल मिंट और जैस्मिन, एग्जाम्पल मिंट और जैस्मिन। अगला एग्जाम्पल अपना जो टाइप बनता है सवेरियल में होता है सकर, सकर वाला टाइप रहता है। चलिए आगे देखते हैं सकर वाले टाइप को, है ना जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सकर के बारे में, जो सबेरियल का तीसरा प्रकार है। सबेरियल का तीसरा प्रकार है, ये जो होता है रनर का एक तरह से मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जो रनर जो होता है आपका, जो नैरो हॉरिजॉन्टल ग्रीन स्ट्रक्चर था जो अपन ने रनर वाले इसमें मेन था, वो अब अंडरग्राउंड हो जाता है पूरी तरह से। जैसा आपका जो रनर, जो ओरिजिनल रनर वाला स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता था, थोड़ा सा दबाया जाता था। फिर सब एरियल में क्या होता था, लेटरल ब्रांच ही आपकी कुछ इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आपकी कूदते कूदते जाती थी, जंप जंप करते जाती थी। जो रनर वाला स्ट्रक्चर था वो जंप करते जाता था। लेकिन अब सकर में क्या होगा, सकर वाले मॉडिफिकेशन में आपका जो अंडरग्राउंड रनर है वो आपका नीचे पूरी तरह से मिट्टी में चला जाएगा। अंडरग्राउंड रनर वाला जो स्ट्रक्चर है वो, सॉरी, जो रनर वाला स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग, सकर को हम लोग कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड रनर। इट इज अ रनर जो होता है पूरी तरह से अंडरग्राउंड में चला जाता है। इट इज अ नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर। अब मेन पॉइंट ये है आपका सबसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम दैट इज सकर और रनर के बीच में, दैट इज सकर का जो रनर रहता है वो आपका नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर रहता है। जो आपका स्टोलोन जो स्ट्रक्चर रहता है, आपका जो स्ट्रक्चर रहता है, रनर स्ट्रक्चर रहता है, वो नॉन ग्रीन रहता है ना जी। वो जो वो होती है वो नॉन ग्रीन रहती है। जैसे कि जो रनर में जो स्ट्रक्चर था वो आपका नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल था, लेकिन यहाँ पे ये नॉन ग्रीन रहेगा। यहाँ पे ये जो रहेगा आपका नॉन ग्रीन रहेगा, है ना जी। अब ये जो होता है एक्सिल स्केल से डेवलप होता है, लीफ के एक्सिल स्केल से डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम द एक्सिल स्केल ऑफ लीफ ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। दे डेवलप फ्रॉम द एक्सिल स्केल ऑफ लीफ फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। अब इसका क्या मतलब है, डेवलप फ्रॉम द एक्सिल स्केल ऑफ द लीफ फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। तो हमको चलना पड़ेगा बर्ड, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बर्ड्स में हमने क्या देखा था, बर्ड्स में अपन ने देखा था कि भैया एक्सिल स्केल क्या रहता है। एक्सिल स्केल वो पार्ट रहता है जिसपे आपका लीफ, जिस हिस्से पे आपका लीफ जुड़ा हुआ रहता है उसको अपन एक्सिल कहते हैं। जिस आपका लीफ जिस हिस्से पे जुड़ा हुआ रहता है उसको अपन एक्सिल कहते हैं, है ना जी। इसको मैं जरा अगर आपको जूम करके बताऊं, अरे आपको दिखा नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको बताया था कि समझ लीजिए अगर ये एक आपका स्टेम है, यहाँ इसका ऐसा लीफ बना हुआ है, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जुड़ा है उसको आप कहते हैं आपका
एक्सिल कहते हैं जिस पॉइंट पे लीफ जुड़ा हुआ है, और इस पूरे रीजन को आप क्या कहते हैं, इस पूरे रीजन को आप कहते हैं एक्सिलरी रीजन, और यहाँ पे कोई अगर बर्ड हो तो उसको कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो वही अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड आपका जो स्टेम चला जाता है उसका जो एक्सिलरी रीजन रहता है जहां से वो लीफ डेवलप होने वाला था। क्योंकि अब आप बात को समझिए, ये एक रूट नहीं था, ये रूट नहीं है, ये जो नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर है वो भी एक स्टेम है, जिसके जो आपके इंटरनोड्स रहेगी वो जरा डिस्टेंट पे रहेगी, डिस्टेंट इंटरनोड रहेगी, क्योंकि ये रनर का ही एक प्रकार है, क्योंकि ये रनर का ही एक प्रकार है। तो इसमें आपका एक्सिल भी होगा जिसमें से लीफ निकलेंगे। क्योंकि अपन ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, तो रूट में, क्योंकि रूट में कोई इंटरनोड नहीं रहता, रूट में कोई एक्सिल अपाइकल कुछ नहीं रहता, रूट में लीफ डेवलप ही नहीं हो सकती, तो उसमें इंटरनोड आने की कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन सकर में क्या होता है, सकर में आपका एक तरह से अंडरग्राउंड रनर, यानी जमीन के अंदर पूरी तरह से रहने वाला रनर है। तो रनर में तो अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले ही कि भाई हमारा इंटरनोड जो थे वो लॉन्गर थे इंटरनोड्स की प्रेजेंस से, पर इंटरनोड की प्रेजेंस है तो लीफ के एक्सिल रीजन की भी प्रेजेंट रहेगी जहां पे से लीफ डेवलप होते हैं। अब लीफ के एक्सिल रीजन की प्रेजेंस है तो मतलब आपका एक्सिलरी रीजन भी होगा। लीफ का एक्सिल रहा तो लीफ होगा, और लीफ और एक्सिल रीजन रहा तो एक्सिलरी रीजन भी होगा। समझ रहे ना, ये मैथ्स का प्रूफ दैट रहता था ना, मैथ्स में 10वीं में प्रूफ दैट रहता था, थ्योरम प्रूफ करने पड़ते थे। वैसे ही वही लॉजिक से हमको ये पूरा बायो में जो ये मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ना, वही लॉजिक से पूरा कंसेप्ट प्रूफ करना है। ये कैसा एग्जांपल तो हर कोई याद रख लेता है, लेकिन इसका कंसेप्चुअली भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जाके जो लोग बोलते हैं ना कि बायो को रट्टा मारना पड़ता है, बायो को रट्टा मारना पड़ता है, भाई बायो के कंसेप्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बायो को रट्टा उट्टा मारने की कोई गरज नहीं रहती है, समझ लीजिए। तो कि एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, खास करके एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, फिर आपका प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर, फिर आपकी जो जेनेटिकल बायोलॉजी है जो आगे आपको रहेंगे कक्षा 12वीं में, तो वो सब कैसे है, ये सब कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसको आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा, रट मरट के आप कुछ नहीं कर सकते, है ना जी। तो आप पॉइंट को समझिए, इट डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिल लीफ एक्सिल स्केल ऑन द अंडरग्राउंड स्टेम, यानी अंडरग्राउंड स्टेम का जो एक्सिल स्केल होती है, जिस एक्सिल स्केल में से लीफ डेवलप होती है उसमें से डेवलप करता है, उसमें से डेवलप होता है ना जी। यानी इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से बताऊं, एक सेकेंड। तो डायग्राम की मदद से मैं बताता हूं कि आप कैसा रहता है इसमें, कि मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, मैंने स्टेटमेंट ये बोला था आपको 1 मिनट पहले कि भाई it develops from the axial scale of the leaf of the underground stem. It develops from the axial scale of the leaf of the underground stem. It develops from the axial scale of the leaf from the underground stem. It develops from the axial scale of the leaf from the underground stem. यानी मैंने पहले तो आपको समझाया एक्सिल क्या था, कि एक्सिल स्टेम का वो भाग है जिसमें से लीफ आपका उत्पन्न होता है। स्टेम का वो मतलब समझ लीजिए, अगर ये स्टेम है, अगर समझ लीजिए कि आपकी स्टेम है, तो समझ लीजिए इस पार्ट पे से आपका लीफ उत्पन्न हुआ, तो इस पार्ट को मैं कहूंगा एक्सिल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड कहूंगा, और जो इतने रीजन को मैं एक्सिलरी रीजन कहूंगा, एक्सिलरी वो कहूंगा, है ना जी। जिस पार्ट पे से इसको इस एक्सिल कहते हैं और इसके रीजन को हम एक्सिलरी रीजन कहते हैं, एक्सिलरी रीजन कहते हैं। और अगर यहाँ पे कोई बर्ड प्रेजेंट है तो उसको हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। तो जैसा अब अपना जो सकर है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, तो अंडरग्राउंड स्टेम होने के नाते समझ लीजिए इस बात को। यहाँ से एक आपका, मैं इसको हरे रंग से दिखाता हूँ, अच्छा हरा रंग लेते हैं, नाइस ग्रीन कलर, यस। तो ये आपका स्टेम रहता है, आपका अंडरग्राउंड स्टेम रहता है, और इसमें से अगर समझ लीजिए इस तरह से ये एक लीफ निकलती है, छोटा सा पौधा है, अभी ये छोटा पौधा है, बड़ा पौधा नहीं है, इसमें से इस तरह से ये लीफ निकलती है, इस तरह से ये लीफ निकलता है। तो इसमें से ये इस तरह से लीफ निकलने के बाद ये क्या रीजन हो गया हमारा, इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, इस जो मैं व्हाइट पॉइंट मैंने बनाया, इस व्हाइट पॉइंट को मैं कहूंगा एक्सिलरी, आपका एक्सिल कहूंगा, सॉरी, इसको पॉइंट, इस व्हाइट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बनाया है, डॉट जो व्हाइट डॉट मैंने बनाया है, इसको मैं कहूंगा एक्सिल, इसको कहूंगा एक्सिल। और ये अगर यहाँ पे कोई बर्ड प्रेजेंट रही तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सिलरी बर्ड, और क्या कहूंगा, एक्सिलरी बर्ड। और इस रीजन को, ये जो मैं रेड कलर से आपको मैं अब ये जो रीजन मार्क करके दे रहा हूं, इस रीजन को मैं क्या कहता हूं, एक्सिलरी रीजन, इस रीजन को मैं कहता हूं एक्सिलरी रीजन, एक्सिलरी रीजन। तो आपका ये पूरा रीजन भी आपका एक्सिलरी रीजन ही होगा। ये पूरा रीजन जो होगा आपका स्टेम और लीफ जिस पार्ट पे से उत्पन्न होती है, जिस पॉइंट पे से लीफ उत्पन्न होती है, उसके बीच की जगह को हम एक्सिलरी रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये एक्सिलरी, इससे ये आपका डेवलप होता है। समझ लीजिए अभी पूरा रीजन ही तो हमारा एक्सिलरी रीजन हो गया ना, तो यहाँ पे एक्सिल प्रेजेंट है, तो ये एक्सिलरी रीजन से ही हमारा जो एक तरह से सकर जो होता है पूरा डेवलप होता है, जो सकर होता है वो पूरा डेवलप होता है। और इस
सकर का जो ये नॉन हॉरिजॉन्टल आपका जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर है ये आपका ये नॉन ग्रीन रहता है। माइंड यू ये जो स्ट्रक्चर रहता है ये आपका नॉन ग्रीन रहता है, कुछ इस तरह से रहता है ये, है ना जी। ये नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर रहता है क्योंकि ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड रहता है, ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड रहता है। तो उस एक लाइन में आपका सकर का पूरा कॉन्सेप्ट था कि इट डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लीफ ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। अब इसमें जो शब्द थे, शब्दों को बहुत इंपॉर्टेंट था। अंडरग्राउंड स्टेम, मैं जब कहता हूं अंडरग्राउंड स्टेम, तो अंडरग्राउंड स्टेम कहने के बाद आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे, इसमें एक्सिल प्रेजेंट होगा जिसमें से एक लीफ डेवलप होगा। और अंडरग्राउंड स्टेम है तो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, तो ये नॉन ग्रीन भी नहीं हो सकता, तो कि अंडरग्राउंड रहने की वजह से इसको नॉन ग्रीन तो होना इसका अशक्य हो जाता है ना जी। और ये आपका एक्सियल स्केल में से डेवलप होता है, यानी उस स्केल ऑफ लीव्स में से डेवलप होता, एक्सियल स्केल ऑफ लीफ में से डेवलप होता है, यानी उस जहां से उस पॉइंट पे से लीफ उत्पन्न हुआ उस रीजन में से डेवलप होता है। ये मैंने आपको सकर वाला पॉइंट समझा दिया। अब आगे बोलते हैं कि इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल एंड कम्स above the soil obliquely. It grows horizontally. सबसे पहले क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली सॉइल के नीचे जो सकर रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, ये नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर आपका ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है सॉइल में। ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से ग्रो करता है सॉइल में, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली यानी इस दिशा में ग्रो करता है सॉइल के अंदर। और ये आपका ऑब्लिकली यानी टेढ़ा होते हुए इस तरह से टेढ़ा होते हुए सॉइल के ऊपर आता है, टेढ़ा होते हुए उस तरह से सॉइल के ऊपर आता है। डायग्राम की मदद से मैंने दिखा दिया था। एग्जांपल देखते हैं, क्रिस्थैनमम पाइनएप्पल बनाना। क्रिस्थैनमम यानी शेवंती, पाइनएप्पल यानी आपका अनानास और बनाना यानी केला, है ना जी। क्रिस्थैनमम यानी शेवंती, आपका नॉर्थ में क्या बोलते पता नहीं, पाइनएप्पल यानी अनानास और आपका बनाना यानी केला, है ना जी। तो ये हो गया हमारे सकर के एग्जांपल्स, क्रिस्थैनमम, पाइनएप्पल और बनाना। ऑफसेट का देखते हैं। ऑफसेट जो होता है आपका एक्वेटिक रनर रहता है, एग्जांपल पिस्टिया। एक्वेटिक रनर एग्जांपल पिस्टिया, बस इतना याद रखना कि ऑफसेट इज एन एक्वेटिक रनर एग्जांपल पिस्टिया। तो हमने सब एरियल टाइप ऑफ रूट के मॉडिफिकेशन देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग अंडरग्राउंड रूट के मॉडिफिकेशन, यानी अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन। अगर मैंने रूट बोला हुआ तो प्लीज पार्डन मी। कल के लेक्चर का अभी भी मेरे ऊपर दिमाग में वही चल रहा है। स्टेम के मॉडिफिकेशन देखिए हमने, मैं ऐसा ही होता है, मैं कभी रूट और स्टेम में से मुंह में से निकल जाता है, सॉरी। आपने अभी सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन देखे, एरियल सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन देखे। अब अपन अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन देखेंगे, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन देखते तो अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन यानी अपन ने अब जो देखा सब एरियल था, जिसमें सकर जो था आपका एक तरह से अंडरग्राउंड जो था उसकी शुरुआत कर रहा था। अब जो है पूरी तरह से जो स्टेम है अंडरग्राउंड हो चुका है, पूरी तरह से स्टेम अपना अंडरग्राउंड हो चुका है ना जी। जो मेजर चंक ऑफ द स्टेम पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुका है। सकर में क्या था, जो आपका रनर वाला स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा अंडरग्राउंड होता, लेकिन अब पूरा आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ द स्टेम अंडरग्राउंड रहेगा। तो उसके 4 मॉडिफिकेशन थे जो अपने को है अभी, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न एंड राइजोम। ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न एंड राइजोम। अब मेरा इसमें बात ये बोल रहा हूँ कि आप बोलेंगे कि सर आपने एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है इसमें से ना, स्टोलो मतलब इसमें सब, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी में जितना मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाला पार्ट है बहुत ही छोटा है। और शायद अब जो नई एनसीईआरटी उसमें तो ये है ही भी नहीं, इन लोगों को मतलब स्टेम उनको शायद रहेगा भी नहीं, शायद देखी नहीं मैंने नई एनसीईआरटी, लेकिन उनको नहीं है शायद। तो अब मेरा ये समझाने का अर्थ क्या बन रहा है, समझाने का अर्थ ये कि भैया आपको जब बाद में इसकी कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे तो आप ये नहीं बोला कि मास्टर ने पढ़ाया नहीं, हमने तो पढ़ा दिया था ना भाई। अब आपको पढ़ना तो आपकी इच्छा है ना भाई, क्योंकि कैसा ये एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाला हिस्सा बहुत ही छोटा है। आप देख रहे कि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाला हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन उसको समझाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो एनाटॉमी वाले पार्ट में फिर आपको ये जरूरत है इस सब इन्फॉर्मेशन की। आपको फिर ये स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड में थोड़ा आ जाएगा, आपको ये प्लांट फिजियोलॉजी में थोड़ा आ जाएगा, है ना जी। इसलिए आपको समझाना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है ट्यूबर। इसको ज्यादा डिप में नहीं जाएंगे, ऊपर से देखेंगे अपन। ट्यूबर स्टेम का एक तरह से मॉडिफिकेशन रहता है, इसमें वेजिटेटिव पार्ट रहता है। अब वेजिटेटिव पार्ट से अर्थ क्या रहता है, जिसमें फूड स्टोर होता है। सॉरी आपको दिख रहा नहीं होगा, अरे सॉरी।
हाँ, तो वापस शुरुआत करता है। ट्यूबर, ट्यूबर स्टेम का एक तरह से मॉडिफिकेशन होता है जो वेजिटेटिव पार्ट रहता है, जो एक वेजिटेटिव पार्ट रहता है। वेजिटेटिव पार्ट यानी जिसमें फूड स्टोरेज होती है, जिसमें फूड स्टोरेज होती है। प्रेजेंस ऑफ आई दैट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, यानी आलू किस तरह से रहता है, इस तरह से देखिए आलू रहता है जिसके ऊपर ये इस तरह से ये इसकी ये आय रहती है, जिसके ऊपर ये इस तरह से ये आय रहती है, जिसके ऊपर से ये आलू की आंख रहती है, जिसको अगर अपन ने उस आंख का थोड़ा सा अपन ने उसको कट करके अपन ने जमीन में डाल दिया तो एक नया आलू का झाड़ डेवलप हो सकता है और उसके नीचे एक और एक आलू बन जाएगा, है ना जी। तो ये ट्यूबर में भी उसी तरह से रहता है। प्रेजेंस ऑफ वन आई यानी बर्ड जैसा स्ट्रक्चर रहता है जो डेवलप होता है एक न्यू प्लांट में। एग्जांपल पोटैटो, ये होता है ट्यूबर का एग्जांपल। कॉर्न का एग्जांपल देखते हैं, कॉर्न का। तो कॉर्न जो होता है सर्कुलर रहता है, ये वैसा ट्यूबर जो था थोड़ा सा बेढंगा सा स्ट्रक्चर था, उसमें कुछ ऐसा शेप पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन आपका कॉम जो रहता है वो आपका सर्कुलर रहता है। कॉम जो रहता है आपका सर्कुलर, इस तरह से सर्कुलर रहता है, वो इस तरह से सर्कुलर रहता है वो। इट कैन ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ये इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो हो रहा है। ट्यूबर कैसा है, ट्यूबर को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ट्यूबर को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थी ही नहीं, वो इस तरह से डेवलप हो रहा है। लेकिन आपका जो कॉम रहता है वो इस तरह से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड पर्टिकुलरली डेवलप हो रहा है। द नोड्स आर प्रेजेंट ऑन विच द ब्रांचेस डेवलप। अब जो अपन ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर देखते हैं वो उसके ब्रांचेस है, न कि मेन स्टेम है। मेन स्टेम तो उसके पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, जिसके ऊपर ऐसे ये नोड्स प्रेजेंट है, जिसके ऊपर ऐसे ये नोड्स प्रेजेंट रहती है, और उसी नोड्स में से ये आपकी ब्रांचेस डेवलप होती है। और जो आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर रहते हैं उसके नीचे फिर आपकी रूट्स रहती है, उसके नीचे फिर आपकी रूट्स रहती है। तो समझिए इस बात को कि जो आपका जमीकंद रहता है, यानी आपकी जो अरबी रहती है, है ना जी, या जमीकंद रहता है, उसका जो गोलकार स्ट्रक्चर जिसको हम खाते हैं वो उसका सर्कुलर कॉम रहता है। वो सर्कुलर कॉम रहता है, वो जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है, और उसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड की प्रेजेंस रहती है, जिसमें से आपकी ब्रांचेस निकलती है। एग्जाम्पल कॉलकेशिया, अरबी और जमीकंद, है ना जी। अगला आता है राइजोम। राइजोम हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड स्टेम, हॉरिजॉन्टल ग्रो होने वाली अंडरग्राउंड स्टेम। एग्जांपल आपकी हल्दी, टर्मरिक, जिंजर, ये कैसे राइजोम है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है। ट्यूबर आपका जो कॉम था, कॉम का ही एक प्रकार, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। अपन ने क्या देखा था, कॉम जो थी वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती थी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करने वाला स्ट्रक्चर आपका राइजोम रहता है। तो अपन ने इस तरह से आपका हाँ, एक और जो होता है बल्ब वाला भी बता ही देता हूँ आपको। एक्चुअली एनसीईआरटी में इतना डेप्थ है नहीं, लेकिन यार कैसा है, बाद में किसी कॉन्सेप्ट में, किसी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पे ये अप्लाई होगा, इसलिए मैं बताना जरूरी समझे सब कुछ, पूरी इन्फॉर्मेशन। आखिर बल्ब नीचे डिस्क जैसी स्टेम रहती है, नीचे इस डिस्क की तरह स्टेम रहती है। नॉन फोटोसिंथेटिक रहती है वो स्टेम, नॉन फोटोसिंथेटिक और फ्लैट रहती है, चपटी रहती है। इसके लीव जो होते हैं फ्लैशी रहते हैं, इसके लीव जो होते हैं वो फ्लैशी रहते हैं कुछ इस तरह से, है ना जी। हम महाराष्ट्र में हम लोग इसको कांदे की पात बोलते हैं, कांदे की पात, है ना जी। महाराष्ट्र में बहुत ही चाव से खाई जाती है कांदे की पात। और ये इसका जो स्टेम रहता है वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड रहता है, डिस्क जैसी रहती है, फ्लैट रहती है, अंडरग्राउंड रहती है, नॉन फोटोसिंथेटिक रहती है, और इसके लीव्स जो होते हैं फ्लैशी रहते हैं। एग्जांपल आपकी कांदे की पात। अब वो आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल इसका दिया नहीं, मैंने अपने खुद के आपको अप्लाई करके एग्जांपल बताया। तो इस तरह से हमने जो आपका पूरा स्टेम वाला हिस्सा है वो अब पूरी तरह से खत्म कर लिया है। बहुत ही बड़ा लेक्चर होगा ये मॉर्फोलॉजी वाला। अब अगला जो लेक्चर रहेगा वो हमारे लीव्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन वाला रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। अब आप लोग इसके नोट्स बनाइए, इसके जो डायग्राम जो मैंने इमेजेस बताई थी वो तो बनाइए, भले ही वो इमेजेस थी, लेकिन उसको आप कैसे ना कैसा गंदा भी बन रहा हो, लेकिन अपने समझ हेतु थोड़ा सा बड़े इसमें और थोड़ा सा साफ सुथरे इसमें बनाइए। छोटे मोटे किधर भी साइड में से कुट के बाद रख देना। बड़े पान पे मतलब बुक के अंदर, रजिस्टर के अंदर बड़े एक और पान लेना, उसके ऊपर ये सब मॉडिफिकेशन के जो डायग्राम है वो बनाना। क्योंकि आपको समझिए आपकी मई के महीने में आपको जब रिविजन करने बैठेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले रिविजन करने बैठेंगे, सिर्फ पन्ने पलटाने रहेंगे, तो आपको डायग्राम देख के कंसेप्ट याद आ जाना, पूरा डायग्राम देख के पूरा कंसेप्ट याद आना चाहिए। ये इसको स्मार्ट वे ऑफ पढ़ाई बोलते हैं। ये नहीं कि भैया किसी भी हाईलाइटर वापर लिए, नोट बन गए, चिट्ठी वापर ली, चिट्ठी चिपका ली। वो चिट्ठी चिपकाने वाले अगर आपके एनसीईआरटी के अंदर चिट्ठियां चिपकाना वो सब करने के धंधे करने वाले लोग अगर एनसीईआरटी नीट पास कर लिए होते तो फिर धन्य हो जाती। भैया स्मार्ट वे ये है कि भैया आपको एंड टाइम पे कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए, है ना जी। एंड एग्जाम के दिन कंसेप्ट एकदम क्लिक हो जाना चाहिए, उसको कहते हैं स्मार्ट।
2 साल की मेहनत, 3 घंटे का तमाशा। हमारे फैकल्टी हमको ये बोलते थे। चलिए, ये तो बहुत बात की बातें है, बहुत खाली समय जब मिलेगा तब इसमें बातें कर सकते हैं अपन लाइव स्ट्रीम या किसी और पे, है ना जी। चलिए, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी के इस लेक्चर में ज्वाइन होने के लिए। इसके नोट्स बनाइए, इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कोई डाउट पूछता नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, है ना जी। आपको आइंस्टाइन तो थोड़ी ना है कि भैया देख के वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इसलिए डाउट्स पूछिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, है ना जी, और इसके ऊपर टेस्ट दीजिए, है ना, और इसकी डायग्राम बनाइए। ऐसे एकदम आपको लियोनार्डो दा विंची नहीं बनना है, लेकिन अच्छे सादे डायग्राम बनाइए। कोई कलर पेंसिल इतनी कुछ वापरने की गरज नहीं है। बस एक ग्रीन कलर का हाइलाइटर कुछ होगा तो वापर लेना, नहीं तो पेन भी रहता तो चलता है, इतना कुछ लोड नहीं लेना, है ना जी। चलिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर में ज्वाइन होने के लिए।